इंडिया के पॉपुलर सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनसे मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कभी, अंकित बैयापुर, सोनीपत के बैयापुर गांव का फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैयापुरी ने एक स्टेटमेंट दे करके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल मचा दिया है। उनका ये कहना है कि भाइयों, जैसी भी टूटी फूटी मैंने पहलवानी की है उसमें मेरे साथ अखाड़े में जातिवाद होता था, मेरी जाति पूछी जाती थी जी। तो अंकित बैयापुर का जो स्टेटमेंट है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसका कहना है कि भाई मतलब पहले जो कोच है वो चोट भी मरवाते हैं कि भाई ये नया उभर रहा है और ये दूसरी जाति का है, यानी कि शायद वो जो टारगेट करने की कोशिश करें, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ना जाट का लिया ना ब्राह्मण का लिया, लेकिन ज़्यादातर जो हरियाणा के अखाड़ों में ना या तो जाट समाज से होते हैं या ब्राह्मण समाज से ज़्यादातर, हालांकि सभी वर्ग से बच्चे जो ना प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा नाम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं मेजोरिटी की बात करूँ तो शायद ये इन दो समाज को टारगेट करके उन्होंने कहा है कि भाई कोच जो ना चोट भी मरवा देते हैं दूसरे पहलवानों की, उभर ना जाए। महिला पहलवानों ने भी आरोप लगाए ब्रजभूषण के ऊपर, लोगों ने उसको सच मान करके उनका साथ दे दिया, लेकिन अंकित बैयापुरी की स्टेटमेंट को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जाति विशेष से नहीं है इसीलिए लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं, या उनकी बात में दम नहीं है? नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करेंगे वो मुद्दा हरियाणा के खेल से जुड़ा हुआ है। इंडिया के पॉपुलर सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनसे मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कभी, अंकित बैयापुर, सोनीपत के बैयापुर गांव का फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैयापुरी ने एक स्टेटमेंट दे करके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल मचा दिया है। उनका ये कहना है कि भाइयों, जैसी भी टूटी फूटी मैंने पहलवानी की है उसमें मेरे साथ अखाड़े में जातिवाद होता था, मेरी जाति पूछी जाती थी। क्या हरियाणा के अखाड़े जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वहां से बड़े बड़े पहलवान नामचीन, ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हरियाणा के अखाड़ों ने पैदा किए, क्या वाकई में हरियाणा के अखाड़ों में ऐसा होता है या होता था? इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग। आप ओलंपियन रेफरी हैं, एमडी यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर रिटायर हुए हैं और अभी राई स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि आपने अब तो यूनिवर्सिटी हो गया है, उसमें मुख्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि जीरो से लेकर के आज तक डॉक्टर साहब कई दशकों तक सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग से, पढ़ाई से, रेसलिंग की पढ़ाई से, खेलों की पढ़ाई से, उसके चाहे वो रेफरी के रूप में रहे हो, चाहे वो कंसल्टेंसी के रूप में रहे हो, चाहे वो खुद पहलवान रहे हो, और एक नहीं इनके बड़े भाई, उनकी तो अचीवमेंट और भी ज्यादा है। ये सारी बात अभी हम आज पॉडकास्ट में करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत जी, और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, वो इसको सुनेंगे, और आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने एक ऐसी मुहिम का जिक्र किया है जिससे समाज में जो है ना एक समरसता होनी चाहिए, उसके लिए आपने मुझे बुलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखो, हम सीधा सवाल पे आते हैं। क्या हरियाणा के अखाड़ों में, जो कि गांव गांव तक हैं, एक गांव में 3-3, 4-4, कई जगह तो उससे भी ज़्यादा अखाड़े हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत छोटी उम्र में वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, वहाँ अपनी मेहनत करते हैं, रस्सा चढ़ते हैं, जो भी डंड मारना सीखते हैं, फिर सारी चीज़ें, मिट्टी में अखाड़ा खोदना, वो सारी चीज़ें आपने भी खुद ने की हुई है, रोहतक के सुंडाना गांव से हो। तो क्या हरियाणा के अखाड़ों में जाति पूछ करके जब पहलवानी के लिए कोई आता है, क्या भेदभाव ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बताता हूँ, 1977 की बात बताता हूँ मैं। हमारा गांव जो है वो सुंडाना गांव है रोहतक में, और हमारा पूरा गांव
लगभग उसमें 90% जो है ना जाट समुदाय से लोग हैं, बाकी सभी जातियाँ हमारे गांव में। लेकिन हमारे गांव में हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, अभी कभी भी हमारी जाति को देख के कोई भी परसम चिन्ह लगा हो, बल्कि हमारे को गांव में इतना मान सम्मान मिला है, और न खाली जाटों से बल्कि हर जाति से इतना मान सम्मान मिला है जितना तो हमें अग्रवाल समुदाय में नहीं मिला होगा। जी, बल्कि डॉक्टर साहब आपने जो कही ना कि भाई आपके गांव में सुंडाना गांव, डॉक्टर चांद्रूप भी उसी गांव से संबंध रखते हैं जहां तक मेरी मेरी जी, नॉलेज जी, है। हाँ, और कैप्टन चांद्रूप जी, भी उसी गांव से संबंध जी, रखते हैं। और कितने बड़े बड़े जी, नामचीन पहलवान जी, डॉक्टर कैप्टन चांद्रूप जी के अखाड़े से जी, निकल करके आए हैं, और उनको वो गुरु मतलब बहुत बड़ी उपाधि जी, देते हैं कैप्टन जी, चांद्रूप जी को। जी, आप उसी गांव से, और जी, आपने बताया कि आप बनिया समाज से आते हो, जी, तो आपको बनिया समाज से उतना सम्मान नहीं मिला खेल के संदर्भ में अगर जी, बात करें, जी, जितना आपको जाट समाज से या पूरे जी, गांव से मिला। जी। मैं छोटी सी एक आपको कहानी के रूप में बताता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। गाँव में पहले मेरे जो छोटे भाई अशोक कुमार हैं, जो ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, उन्होंने शुरुआत की थी। और गाँव में महात्मा जी आए थे, धर्मानाथ जी, उन्होंने गाँव में शुरुआत की थी कुश्ती की। और अशोक जो है उस टाइम पे 8 साल का ही था, 8 साल का ही था, और 8 साल का ने उसने कुश्ती शुरू कर दी थी। तो कुश्ती शुरू जब उन्होंने की तो उस टाइम पे कई जातियों के जो है ना वहाँ पे रहते थे अखाड़े में, खेतों में अखाड़ा बनाया था वहाँ पे, तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी, बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो अशोक को ही मिलता था, हर एक पहलवान से भी, महात्मा जी से भी, सबसे ज़्यादा प्यार। और एक बार की बात है जब अशोक हरियाणा स्टेट चैंपियन हुआ, तो उस टाइम पे पूरे गाँव में प्रसाद बाँटा गया था, और एक बात ये भी कही गई थी, हर दिन ये होता था भी अशोक आज हमारे घर सोएगा, आज हमारे घर सोएगा, इस बात को लेके। तो हमें तो कभी नहीं लगा भी तो जो प्यार प्रेम मतलब। बहुत ज़बरदस्त, मैं बयान नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब अशोक जो आपके बड़े भाई हैं, अशोक गर्ग, वो आपके परिवार में सबसे पहले रेसलिंग शुरू करने वाले हैं। गांव के अखाड़े से मिट्टी से शुरू जी, किया उन्होंने। उसके बाद फिर आपकी खुद की जर्नी कब शुरू हुई है? मेरी उससे नेक्स्ट ईयर मेरी जर्नी शुरू होगी, और उसमें भी एक कहानी ये है, मैं गाँव में प्रैक्टिस करता था, हमारा जो अखाड़ा था एक रेंट के पास था, नहर के पास में, तो वहाँ गाँव के पीटीआई वो भी जाटी थे, सांगवान खजान सिंह सांगवान थे, तो वो स्कूल में रुक जाते थे जब खेल होते थे, तो वो घूमते-घूमते रेंट पे आ गए, और रेंट पे आने के बाद उन्होंने कहा, बेटे राजेंद्र तन्ने दाव बताऊँ। और दाव पूछने का इतना शौक होता था, कोई दाव बता देता तो बहुत बड़ा वो होता था। उन्होंने मेरे को एक दाव बताया, और उस दाव बताने से ही मैं पहलवान बना। वो दाव उन्होंने जो बताया वो मेरे माइंड में ऐसे रच गया जैसे मैंने सदियों से इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, और मैंने पहले ही कॉम्पिटिशन में उस दाव से वर्ल्ड चैंपियन पहलवान को हराया। डॉक्टर साहब आप इतने कन्विक्शन से, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि हरियाणा के अखाड़ों में पहलवान की जाति नहीं पूछी जाती? क्योंकि पहलवानी जो करते हैं वो आपस में क्या भाई की तरह रहते हैं, क्योंकि अगर आप इकट्ठा रहते हैं तो मुझे लगता है खाना भी इकट्ठा ही बनता है। जी। उनके सारे काम मुझे लगता है सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक सारे काम इकट्ठे रहते हैं। देखिए 2 एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। मेरी जो पहलवानी है वो पुलिस लाइन अखाड़ा रोहतक में हुई है, अच्छा। और मेरे जो छोटे भाई अशोक कुमार हैं, उनकी पहलवानी लगभग दिल्ली में हुई है, कैप्टन चांद्रूप जी के अखाड़े में कैप्टन हुई है। चांद्रूप हाँ जी। जी। तो यहाँ भी मेरे साथ एक लड़का था, वो कुम्हारों का था, प्रियव्रत, उसको भी इतना ही प्यार मिलता था। मैं बनिया परिवार से था तो मुझे भी इतना ही प्यार मिलता था। बाकी जो दूसरे और समाज से जो बच्चे थे, बल्कि उनसे ज़्यादा प्यार हमें मिलता था, उनको मार पड़ती थी और हमारे शाबाशी मिलती थी हमेशा। प्रियव्रत को भी और मुझे भी। प्रियव्रत भी बहुत नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पहलवान रहा है। तो कभी हमने ये महसूस नहीं किया भाई हमारे साथ कोई भेदभाव जाति को लेके होता है। जी, तो अंकित बनियापुर का जो स्टेटमेंट है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसका कहना है कि भाई मतलब जो कोच है वो चोट भी मरवाते हैं कि भाई ये नया उभर रहा है और ये दूसरी जाति का है। यानी कि शायद वो जो टारगेट करने की कोशिश करे, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ना जाट का लिया ना ब्राह्मण का लिया, लेकिन ज्यादातर जो हरियाणा के अखाड़ों में ना या तो जाट समाज से होते हैं या ब्राह्मण समाज से, ज्यादातर
हालांकि सभी वर्ग से बच्चे जो है ना प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा नाम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं मेजोरिटी की बात करूँ तो शायद ये इन दो समाज को टारगेट करके उन्होंने कहा है कि भाई कोच जो है ना चोट ही मरवा देते हैं दूसरे पहलवानों की, उबर ना जाए। देखो, ये मैंने उनका बयान सुना नहीं है, और लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ हो, उन्होंने अपनी स्टोरी उसमें तब्दील कर दी हो, और एक आध केस में कहीं हो गया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 99% कभी भी ऐसा नहीं होता। किसी पहलवान को चोट नहीं मारी जाती, किसी पहलवान के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अगले दिन वो पहलवान उस अखाड़े में नहीं रहता जिसके साथ ऐसी ज्यादती होती है। तो ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता, क्योंकि उसका अपना बयान है। उसको किसी ने, समाज ने जो है ना, ये हक नहीं दिया अभी इस पूरे समाज को लेके कोई बात करे। और मैं एक छोटी सी और बात बताता हूँ। मेरा जब गांव में मैं रहता था तो मेरी प्रैक्टिस बंद हो गई थी और मैं रोहतक आ गया। और रोहतक आने के बाद में मैं जाट स्कूल में आया, बेद सिंह हेडमास्टर होते थे। उन्हें भाग के मेरी कोली भर ली, बोल लाला कैसे आया। मैंने कहा सर एडमिशन लेना है। मैंने लाइए तो तेरा एडमिशन हो गया और ये हॉस्टल है अपना, उसमें जाके रहो। उसके बाद जाट कॉलेज में मैं आया, तो जाट कॉलेज में मेरे को इतना प्यार मिला है, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे क्लास में एग्जाम्पल दिए जाते थे और ये कहते थे भी आप धरोहर हो समाज की। जी जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा आपके बड़े भाई के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ। आपके पेरेंट्स का, क्योंकि उन्होंने मतलब आपके परिवार में पहले कोई रेसलर नहीं रहा, आप अपने परिवार से पहले दोनों भाई नामचीन रेसलर रहे हैं। बड़ा भाई अशोक वो तो ओलंपियन में रहा है, आप ओलंपियन रेफरी रहे हो, और आपने तो एजुकेशन भी किया। एजुकेशन में भी बच्चे, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ किसी तरह का भेदभाव दिखाओ या बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती करने से पहले उसकी जाति के बारे में जानते हो कि भाई तू कौन सी जाति का है, तेरे से दोस्ती तब करूंगा जब तू फलानी जाति का होगा। तो नहीं, मेरे लगभग आज जितने मित्र हैं लगभग जाट समुदाय से हैं। बनिया परिवार से तो मेरे कोई एक आध ही होंगे। और जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, एजुकेशन पूरी करने के बाद मैं जॉब लगा, तो जॉब मेरे को जाट वाइस चांसलर थे ब्रिगेड ओपी चौधरी जी, उन्होंने मेरे को रेगुलर किया। इसके बाद राजवीर सिंह यहाँ पे आए, मेरा कोई सीनियरिटी का कोई मुद्दा था, उन्होंने वो सुलझाया, मुझे हेड लगाया, मुझे डीन लगाया, मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाया। तो उन्होंने कभी जाति के तौर पे ऐसी बात नहीं देखी। और मेरी वाइफ भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज सीनियर प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनको भी बहुत सारे पोर्टफोलियो दिए हैं, जैसे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर उनको बना रखा है, चीफ वार्डन उनको बना रखा है, आईसीसी की चेयरपर्सन उनको बना रखा है, डायरेक्टर सीआईएल बनाया था, अब डीन फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज भी बनी है। तो कभी भी हमारे को तो ये महसूस नहीं है भाई हम बनिया है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ना किसी अथॉरिटी ने हमारे को ये महसूस कभी होने दिया कोई इस तरह की कोई बात अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, एक बार के लिए हम अंकित बनियापुर के स्टेटमेंट को दूर रख देते हैं। एक और बड़े पहलवान हुए हैं नरसिंह यादव जी। और उन्होंने भी इसी बात को लेकर के सुशील कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्रायल के दौरान, या मतलब इसी तरह का आरोप लगभग सिमिलर है कि भाई एक पर्टिकुलर जाति विशेष का पहलवानी के ऊपर दिल्ली में दबदबा है और ये अपनी मनमानी करते हैं। और बल्कि आजकल ना सोशल मीडिया पर आप देखें तो जो ब्रजभूषण वाला मामला चल रहा है जी। उसमें भी जाटों का दबदबा है, ये है वो है, ये चीज़ें वैसे चलती तो बहुत है। देखो, जहाँ तक नरसिंह यादव का सवाल है, नरसिंह यादव ने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए और सुशील उस टाइम पे कुश्ती से बाहर था। तो ये सुशील ने कहा था मुझे ट्रायल देने का मौका दिया जाए, और रूल के हिसाब से ट्रायल का मौका नहीं बनता था, लेकिन ये ट्रायल हो जानी चाहिए थी। जहाँ तक मेरा एक सवाल ये है कि जो पब्लिक की डिमांड थी या एक देश के प्रतिनिधित्व की बात थी, ये ट्रायल हो जानी चाहिए थी, लेकिन नरसिंह यादव ने क्वालिफाई किया था। ये दो साल से टूर्नामेंट से बाहर था, कोई टूर्नामेंट नहीं लगा था। तो WFI ने जो उचित समझा वही डिसीजन लिया। दूसरा नंबर, अब जो ब्रिजभूषण की बात चल रही है, मैंने पहले भी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताया था, ब्रिजभूषण ने कुश्ती को इतना ऊपर उठाया कोई सोच ही नहीं सकता। और उनके माइंड में कभी कास्ट क्रीड की कोई बात नहीं आती, उनके सामने सिर्फ एक पहलवान होता है, और वो पहली कुश्ती से लेकर आखिरी कुश्ती तक कुश्ती में बैठते थे। और हम एज ए रेफरी मैं बताता हूँ आपको, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी किसी एक पहलवान के अगेंस्ट एक क्वेश्चन भी
पॉइंट की तो बात दूर छोड़ो, क्वेश्चन भी हम गलत देते। वो बैठे बैठे इतना कुश्ती को समझ गए थे, "ए, रेफरी आप ये गलत कर रहे हो"। अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो वो कभी पहलवानों के साथ गलत नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अंकित भैयापुरी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, हालांकि उन्होंने ना कोच का नाम बताया, ना किस अखाड़े में उनके साथ हुआ और उनके साथ ये घटना कब की, ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन उसी दूसरी तरफ महिला पहलवानों ने भी आरोप लगाए ब्रजभूषण के ऊपर, लोगों ने उसको सच मान करके उनका साथ दे दिया। लेकिन अंकित भैयापुरी अब के स्टेटमेंट को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जाति विशेष से नहीं है, इसीलिए लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं, या उनकी बात में दम नहीं है? आपने 2 सवाल किए इसमें, एक अंकित भैयापुर का जो कि मैंने नहीं सुना है, लेकिन अंकित भैयापुर का जो है उसका उनका अपना पर्सनल कोई इस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ हो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसको अकेले की स्टेटमेंट को लेके और उसको ट्रोल करना बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर साहब और क्या आपने वो हाँ दूसरा दूसरा नंबर जो पहलवानों वाली बात है, ये मुझे जो लगता है ये एक राजनीति थी और खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी को अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए और जितनी फेडरेशन है उन्होंने उन बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। अगर कोई बच्चा, कोई पहलवान राजनीति करेगा तो उसको उस खेल में आने का कोई हक नहीं है। वो दूसरे पहलवानों का हक भी मार रहा है। मैं इस बात के लिए मतलब जो भी राजनीति करता है, मैं राजनीति खेल में नहीं आने देना चाहता। खैर चलो वो मामला थोड़ा सा जी। अलग तरह का मामला है, वो जी। कोर्ट में भी चल रहा है, जी। उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं जी। करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आपको वो समय याद है जब कोई पहलवानी करता था और उनका ब्योत ठीक नहीं होता था, पूरे गांव मिल करके उनको कोई घी देता था, कोई किसी तरह से सपोर्ट करता था ताकि भाई अगर ये पहलवान बनेगा तो अपने गांव का नाम होगा? बिल्कुल, बिल्कुल होता था। गाँव का जब दंगल होता था, उसमें जो गाँव का सर्वश्रेष्ठ पहलवान होता था या ये लगता था भई ये पहलवान बनेगा, तो उसको दंगल में कुश्ती जीतने पे बहुत ज़्यादा पैसे देते थे। फिर गाँव का जो पाना था, तो पाना उसको सपोर्ट करता था ज़्यादातर, भई किस पाना से है। वो पाना उसको घी के रूप में, बादाम के रूप में या दूध के रूप में या कोई और डाइट मनी के रूप में पैसे ज़रूर देते थे। मेरे सामने भी 2-3 एग्ज़ाम्पल हैं। एक पहलवान थे हमारे, वेद करके नाम थे गाँव में। उनका ब्योत अच्छा नहीं था गाँव का, घर का, लेकिन उनको पूरे पाने ने उनको मतलब सारी सपोर्ट दी जो एक बन सकती है। वो हमारा भी एक ऐसे था, हमारा भी कोई इस तरह का मतलब आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। तो कैप्टन चांद्रू जी मेरे छोटे भाई को जो है ना मेरे ताऊ जी के पास लेके गए थे, उन्होंने उनको 12,000 रुपये दिए थे और 12,000 रुपये उस टाइम पे वो ना मिलते तो हो सकता था अशोक इतना बड़ा पहलवान नहीं बन पाता। और मेरे साथ भी खुद भी यहाँ जाट कॉलेज रोहतक में हमारे कर्ण सिंह राठी इंग्लिश के टीचर होते थे, उन्होंने किसी स्कीम से मेरे को 100 रुपये महीना दिलवाए थे। 1200 रुपये यानी कि 100 रुपये महीना मेरे को मिलते थे। मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट लगती थी 100 रुपये महीना वो भी। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग साहब, जो कि सुंडाणा, रोहतक के सुंडाणा गांव से ये और इनके भाई जो कि ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी अशोक गर्ग। ये इनका निजी एक्सपीरियंस है और इनका जो कहना था वो आपके सामने है कि कुश्ती एक ऐसा गेम है जो हरियाणा की आत्मा में बसता है और लोग इसको आत्मा से ही सपोर्ट करते हैं जो उनसे बन पड़ता है। और खेल के प्रति तो हरियाणा जितना प्रेम किसी भी और मुझे लगता है प्रदेश में शायद ही इस तरह का प्रेम हो। और जहाँ तक बात है कास्टिज्म की, अभी एक बहुत बड़ा ओलंपियन जो इंटरनेशनल ओलंपियन है, नीरज चोपड़ा, जो कि शायद रोड समाज से आते हैं और जिनसे उनकी शादी हुई वो भी जाट समाज से है। तो यहाँ खेल की बात जब आ जाती है तो कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। और ये हम भी यहीं से चीज़ें हमने देखी हैं, तो हमारा तो निजी अनुभव ये है। लेकिन आपका अनुभव क्या है अंकित भैयापुरी के स्टेटमेंट के बारे में, वो हमसे अलग हो सकता है, वो आप कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि जो बातें डॉक्टर साहब ने अपनी पर्सनल जो जर्नी रही वो बताई आपको पसंद आई हो, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत जी, और मैं दी हरियाणा टॉक्स का फिर धन्यवाद करता हूँ। आप एक ऐसे कार्य को लेकर चले हैं
जिसमें समाज में एक समरसता पैदा हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने, जिससे हमारे समाज के बच्चे इन बातों को सुने तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी जो मेहनत करने ना छोड़ें। और ये जो मैसेज है आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं, चाहे वो कभी राजनीति को लेके दिए हों आपने, चाहे खेल को लेके दिए हों आपने, चाहे किसी और को लेके, लेकिन मैंने आपकी सार्थकता हमेशा सुनी है और आप सार्थक हैं। इसी तरह भगवान आपके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप इसी तरह से देश और समाज की सेवाएं करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।